नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमन कुमार आपका चैनल में स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 2, कक्षा 12 का इतिहास भाग 2, अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो पिछले वीडियो में जो भारत में जो यात्री आया था अल बिरूनी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। तो प्रश्न है पहला कि इब्न बतूता के बारे में आप क्या जानते हैं? इब्न बतूता कौन था, कैसा था, क्या है, कहाँ से आया, कब आया, इसके बारे में कोई भी प्रश्न आए तो पढ़ते हैं। तो उत्तर आता है इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे अपना न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया था। तो इब्न बतूता हो गया यह। अब इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इसके यात्रा वृत्तांत के बारे में बताइए कि इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, क्या लिखा। तो प्रश्न आता है यात्रा वृत्तांत। इसके ग्रंथ का नाम था रेहला। तो यात्रा वृत्तांत रेहला के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। या इब्न बतूता के ग्रंथ कौन था, इसके बारे में बताइए। तो उत्तर आता है इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में अरबी भाषा में एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। इस यात्रा वर्णन में इसको हम अरबी भाषा में लिखा था। तो यात्रा वृत्तांत को, इस पुस्तक को रेहला के नाम से जानते हैं, तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में अरबी भाषा में एक वृत्तांत लिखा। तो यह यात्रा वृत्तांत को रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न आता है कौन सा यात्री हठीला था, या इब्न बतूता हठीला यात्री क्यों था? तो इब्न बतूता को हठीला क्यों कहा गया? उत्तर आता है इब्न बतूता हठीला यात्री इसलिए था क्योंकि उसने पश्चिम अफ्रीका में स्थित अपने स्थान मोरक्को जाने से पहले अनेक वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग और भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। इसलिए इसे हठीला यात्री कहते हैं, क्योंकि इतनी यात्राएं और किसी यात्री ने नहीं की थी। तो इसलिए इब्न बतूता हठीला यात्री क्यों कहा जाता है? प्रश्न यह आ सकता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। तो हठीला क्यों कहा गया? क्योंकि इसने सबसे अधिक यात्राएं की थी। तो इसने कहाँ की यात्राएं की? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में जो इसका निवास स्थान था, तो वहाँ से जो आया था, तो वहाँ पर जाने से पहले इसने अनेक वर्षों तक कहाँ कहाँ की यात्राएं की? तो पहला उत्तरी अफ्रीका की, पश्चिम एशिया की, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की थी। तो इस तरह से इब्न बतूता का हठीला यात्री इसलिए कहा गया है। अब इब्न बतूता ने कौन सी दो वनस्पतिक उपज का वर्णन किया? तो इसने दो वनस्पतिक उपजों का वर्णन किया था। कौन कौन सी उपजें थी या फसलें? तो इब्न बतूता ने ऐसे कुछ अपरिचित उदाहरण अपने वर्णन में शामिल किए हैं जिनसे वह पूरी तरह से अपरिचित था। इब्न बतूता ने इसलिए इनका वर्णन किया कि इनको वह जानता नहीं था, इनसे परिचित नहीं था। तो अपने वर्णन में ऐसे दो वनस्पतिक उपज, नारियल और पान, जिनसे पाठक भी अपरिचित थे, इनका उसने वर्णन किया है। तो इब्न बतूता ने, अगला प्रश्न आता है इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का किस प्रकार वर्णन किया? तो इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों के बारे में लिखा है कि शहरों को घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। तो भारत के शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। फिर अगला प्रश्न आता है इब्न बतूता ने भारतीय कृषि और किसानों के बारे में क्या लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा है कि भारतीय कृषि का अधिक उत्पादन होता था। उत्पादन अधिक होने का प्रमुख कारण मिट्टी का अधिक उपजाऊ होना था, जिसमें किसान वर्ष में 2 फसलें उगाता था।
इस प्रकार भारतीय कृषि और किसानों के बारे में उसने भी वर्णन किया। फिर इब्न बतूता का अगला प्रश्न आता है कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार के बारे में क्या लिखा, या भारत के व्यापार के बारे में इब्न बतूता ने किस प्रकार से वर्णन किया। तो उत्तर है, इब्न बतूता ने भारतीय व्यापार के बारे में लिखा है कि भारतीय कपड़ों में सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अधिक मांग थी। तो भारतीय कपड़ा व्यापार के बारे में लिखता है। प्रश्न आ सकता है, इब्न बतूता ने भारत के व्यापार या कपड़ों के व्यापार के बारे में क्या लिखा। तो भारतीय कपड़ उसने लिखा है कि भारतीय कपड़ों में सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन कपड़े की अधिक मांग थी, जिसमें शिल्पकार और व्यापारियों को भारी लाभ या मुनाफा होता था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक मांग थी। फिर अगला प्रश्न आता है कि इब्न बतूता ने संचार प्रणाली का किस प्रकार वर्णन किया। तो भारतीय संचार प्रणाली का इब्न बतूता ने वर्णन करते हुए लिखा है कि वह डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित हो गया। इससे व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना भेजने के साथ साथ उधार भेजना और माल भेजना भी संभव था। इस प्रकार से इब्न बतूता भारतीय संदेश प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित था। तो इस वीडियो में इब्न बतूता यात्री का वर्णन किया गया। अगला हमारा पहले वीडियो में अल बिरूनी हो गया, दूसरे वीडियो में इब्न बतूता हुआ, अब तीसरे वीडियो में आएगा बर्नियर। तो बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे कि बर्नियर जो यात्री भारत में आया था उसने किस प्रकार से भारत के इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्णन किया है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों।